नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, क्लास 12th का चैप्टर, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट और अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपके डिटर्मिनेंट दे रखा है वो उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है और पिछली 2 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट में यूज आती है, वो आज हम पढ़ेंगे। और उससे पहले जाते जाते मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि आप जो है ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लाना। ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट दिया था मैंने आपको और इसको सॉल्व करने के लिए बोला था। आई होप आप सॉल्व करके आंसर निकाल दिया होगा इसका। तो देखो अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, एलिमेंट कहाँ कौन सा पकड़ना है, कौन सी रो और कौन सा कॉलम पकड़ना है जिसमें ज़्यादा जीरो हो। तो हम इस R3 को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 2 जीरो बन रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इस रो को ही ले लेते हैं। तो अब 2, सबसे पहले 2, फिर छोटा डिटर्मिनेंट माइनस, प्लस माइनस साइन लगाना अल्टरनेट, वो मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना, माइनस फिर 0 मल्टीप्लाई प्लस फिर 0 और एक डिटर्मिनेंट बनेगा। अब देखो इस दो के करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, छोटा डिटर्मिनेंट कितना बनेगा 9, 33, 1 और 3। इस 0 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों को छोड़ दिया तो क्या कितना बचा, जो भी बचेगा। देखो अब यहाँ क्या है, 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ोगे और जो छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा, यहाँ पे मान लो कुछ डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। मतलब इस पूरे का आंसर तो वैसे भी 0 ही है। सेम सिमिलर इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब बचा क्या, ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर दो। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 माइनस 33 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और मुझे पता है कि आप सबने इसका आंसर निकाल लिया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। अब इसके बाद हम क्या चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट के क्या गुणधर्म है वो आज हम समझते हैं। 5 प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी है। याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट के साइन लगा दिया मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की क्या कहती है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि रो को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, या रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो उस डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो आप एग्जाम्पल से समझो। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। मान लीजिए एक छोटा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये कौन सा है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है। ये एक डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 4 - 6 = -2। अब इस डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को चेंज करके देखते हैं और फिर आंसर निकाल के देखते हैं कि फिर आंसर क्या आ रहा है। तो देखो ये वाली जो रो है, देखो ये R1, ये R2, ये C1 और ये C2। जो ये रो 1 है इसको हम बना देंगे कॉलम, और ये रो 2 है इसको बना देंगे कॉलम 2। यानी कि इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। यहां मैं लिख लेता हूं इंटरचेंज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। इंटरचेंज करेंगे या फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब भी क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो भी -2 ही आंसर आएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व चेंज करते हैं। कैसे, इस रो को हमने बना दिया कॉलम, ये देखो 1, 2 कॉलम बना दिया। इस रो को भी हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ये भी 2x2 का डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व करो, 4 - 6, इसका आंसर कितना आ रहा है, -2। यानी ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं या उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तब भी क्या होता है कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होती है और दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आते हैं, एक जैसे ही आते हैं। अब आप चाहो तो इसमें एक और चेंज करके देख सकते हो। एक चेंज आप ये करना चाहो कि ये जो कॉलम है इसको बना दो रो, ये 2, 4 जो है इसको बना दिया रो बना दिया, ये 2, 4 को रो बना दिया, और इसको क्या बना दिया, इसको भी रो बना दिया, 1, 3 बना दिया। ठीक है,
अब देखो, अब मल्टीप्लाई करके देखो, अब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आंसर -2 ही आने वाला है। ठीक है, 2 4 इसको चेंज किया, इसको कॉलम बना दिया और इसको भी कॉलम बना दिया। ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे या फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, तब क्या होगा, दोनों जो डिटर्मिनेंट बनेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को अपन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टी याद रखनी है इसलिए लिखना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, कि वैल्यू चेंज नहीं होती ना। यानी कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना मतलब टी, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी ये कहती है कि ट्रांसपोज लोगे तब भी क्या होगा, आंसर तो सेम ही आने वाला है डिटर्मिनेंट का। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, उसमें आप देखो कि प्रॉपर्टी नंबर 2 ऐसा है कि अगर रॉ और कॉलम जो होते हैं उनको, रॉ और कॉलम जो होते हैं वो अगर आपस में सेम है, यानी कि रॉ और कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम है, यानी 2 रॉ देख लो 2 कॉलम देख लो, 2 रॉ ऐसी है जिनके एलिमेंट सेम है, 2 कॉलम ऐसे है जिनके एलिमेंट सेम है, तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझाऊं तो 1 1 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 2 5 6 कोई दे रखा है, 1 1 1 यहाँ कोई है। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गए, कॉलम हो गए, ये 2 कॉलम हो गए ना, C1 और C3, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी कि 2 कॉलम के एलिमेंट सेम है, मतलब इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इस प्रॉपर्टी नंबर 2 में ही फर्स्ट, इसके बाद इसी में सेकंड आप देखोगे कि अगर कहीं पे भी आपको 0 0 0 इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट में 0 0 0 दिख रहा है तो उसका आंसर भी हमारे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट बात क्या, ये कॉलम और इस कॉलम के एलिमेंट सेम है तो भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। और सेकंड बात क्या है कि अगर 0 0 0 दे रखे हैं तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक और रह गया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारे पास और उसका उसमें रॉ जो दे रखी है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 2 और 5 दे रखा है, यहाँ पे 6 2 5 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से कुछ हमारा 3x3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब ये ध्यान देना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में रॉ, जैसे ये एक रॉ ये रही और दूसरी रॉ ये रही, अगर दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल हो। मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब यहाँ पे 15 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तब यहाँ पे 10 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि ये क्या है, ये जो रॉ है इस पूरे का कितना मल्टीप्लिकेशन है, कितना गुना है, 5 गुना है। तो इस प्रकार अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिखे जिसमें रॉ आपस में क्या हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो, तब भी उसका आंसर हमारे क्या आता है, 0 ही आंसर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 जो है और ये R3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 जो है वो 5 गुना है R1 का। इस प्रकार से अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिख जाता है तो उसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी 0 मिलने के 3 कंडीशन, 2 रो के एलिमेंट सेम तो भी 0, डिटर्मिनेंट में एक रो एक कॉलम पूरा 0 0 का बना हुआ है तब भी 0, और अगर मल्टीपल है एक दूसरे के तब भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसी प्रकार है, तो इसमें हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, या लिखना चाहो या फिर इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से बना लो कि x y z यहाँ पे कुछ दे रखा है और p y q यहाँ पे दे रखा है, तब भी इसकी वैल्यू 0, एक ये हो जाएगा। सेकंड बात आ जाएगी कि p q r यहाँ पे दे रखा है, l m n यहाँ पे दे रखा है, p q r यहाँ पे दे रखा है, दोनों बराबर है।
दोनों कॉलम बराबर है, एलिमेंट भी सेम, देखो ये वाला और ये वाला, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात आती है थर्ड की। थर्ड में आप एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो कि मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3, 2 और 5, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। और यहाँ पे 1, 5 और 6 कुछ ले लेते हैं, और यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मल्टीपल होने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये 3 बातें हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको पता ही चल गया, ट्रांसपोज लेंगे मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो अब भी क्या होगा, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 3 ये कंडीशन ध्यान रख लेना कि 0 कब कब बन सकता है, इतना आप नोट करें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई बाहर से एक नंबर लाएंगे, उससे हम उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है x, y, z, p, q एंड r, और ये हो जाएगा l, m और n। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी, अगर इसको हम k से मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तब भी क्या होगा, देखो k से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आने वाली है। यानी कि इस k को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका जो आंसर आएगा उसी का आंसर भी सेम ये आने वाला है। क्यों, बाहर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसका जो आंसर मिलेगा सेम वही ये आंसर मिलेगा। मान लो इस k को हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाली जो रो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे kx, ky एंड kz। फिर हमारा क्या आ जाएगा, p, q, r और l, m और n। अब इन तीनों का जो तीनों डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे 3 क्रॉस 3 के, तो तीनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। इसको सॉल्व करो, या फिर इस k को कहीं भी मल्टीप्लाई करके किसी भी रो कॉलम में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या फिर इस प्रकार से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सॉल्व करो, तो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाती है। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं, यानी कि रो और कॉलम हम चेंज कर रहे हैं, तो वो इवन नंबर में कर रहे हैं, यानी कि एक बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, 2 बार कर रहे हैं। अगर 2 बार चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, पर हम अगर एक बार चेंज कर रहे हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, तब हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे होगी वो आप समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना। देखो, इवन नंबर चेंज करेंगे तो इवन नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो इवन नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट सेम, और ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा डिटर्मिनेंट का। किस प्रकार से आप समझो, देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, अच्छा एग्जांपल है बुक का। और -1 0 4, फिर हो जाएगा हमारा 5 -1 और 2। देखो अब हमें जो समझना है वो चीज़ समझते हैं हम। मान लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 51 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हमें क्या दे रखा है, 51 दे रखा है। इस प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ, सॉल्व करना अपने को आता है और अपन ने सीखा है अच्छे से। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, यानी चेंज क्या कर रहा हूँ कि ये जो रो है और ये दोनों रो है, इनको आपस में चेंज कर रहा हूँ। इनको आपस में चेंज करूँगा तब क्या बनेगा, 5 -1 2 -1 0 4 1 2 और 3। इन दोनों को आपस में चेंज किया तब भी इसका वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -51। अब -51 कैसे आई, मैंने देखते ही कैसे बता दिया कि -51 आई।
क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ऑड नंबर ऑफ चेंजेस का मतलब क्या, देखो हमने ये फर्स्ट बार चेंज किया है ना, ये डिटर्मिनेंट था, इसमें फर्स्ट चेंज क्या किया कि ये रॉ आपस में एक्सचेंज कर दी, तब वैल्यू कितनी हुई -51 हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। अब इसी वापस एक और चेंज कर लेते इसमें, तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा, सेकंड चेंज हो जाएगा। और सेकंड चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज कर लो आप, मान लिया यहाँ पे कुछ नंबर थे, हमने कोई भी चेंज कर दिया, सेकंड चेंज कर दिया कि भाई ये जो रॉ थी इसको पहले ऊपर कर दिया बाद में कर दिया, मतलब कोई सेकंड चेंज कर दिया, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस 51 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब यही है कि इवन नंबर ऑफ चेंज, देखो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त हमने कितने चेंज किए, 2 बार चेंज किए। 2 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ सेम आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव कब आएगी, जब ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे, यानी फर्स्ट एक बार चेंज किया और एक कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। अगर मान लो इसको एक बार और चेंज करते हैं हम, तो ये तीसरी बार चेंज हो जाता है, और 3 क्या होता है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -51 आ जाएगी। ठीक है, इस पूरी प्रॉपर्टीज का मतलब यही है कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस होंगे तब डिटर्मिनेंट सेम, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लग जाएगा उसके सामने। ठीक है, ये आप नोट करें। फिर लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 हम समझते हैं, वो किस प्रकार होता है वो हम समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है हमारी 5 प्रॉपर्टी नंबर है वो है एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, समझ लो x y z, a1 a2 a3 b1 b2 और b3, प्लस एक और हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें हमारे पास दे रखा है l m और n ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं a1 a2 और a3 b1 b2 और b3। अब देखो हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं 3 क्रॉस 3 के, इन दोनों का एडिशन वो किसके इक्वल होगा, या एडिशन किस प्रकार करते हैं वो आप समझ लेना। सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि इस वाले में और इस वाले में ये जो रॉ है दोनों ये इक्वल होनी चाहिए, 2 रॉ जो है इक्वल होनी चाहिए। रॉ की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कॉलम भी हो सकता है इसकी जगह पे मान लो यहाँ 2 कॉलम इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा। यानी देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये रॉ सेम है, ये रॉ सेम है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर जब हम एडिशन करके लिखेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। अब हमें ऐड किसको करना है, इन दोनों को ऐड करना। ऐड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग ऐड करना है। जैसे x में हम l जोड़ेंगे, y में m जोड़ेंगे, z में n जोड़ेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन वाले के साथ ही ऐड हो जाएगा। जैसे x के साथ l है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस l, फिर उसके बाद y के साथ m है तो y प्लस m, फिर उसके बाद z के साथ n है तो z प्लस n। इस प्रकार से जो है ये तीनों आपस में ऐड होते हैं, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कभी कभी आपके सामने सेम ऐसा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, उसको आप इस फॉर्म में सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपको दिख गया क्वेश्चन में कि ये यहाँ पे हमारा एडिशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, x और एक्स वाई जेड एल एम एन में क्या अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, ये दोनों तो कॉमन ही रहेंगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहने वाले हैं, परंतु जब ये जो होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और यही हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल ध्यान में रखना, आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।